एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन कब होता है, अनियमित परावर्तन कब होता है, परावर्तक सतह, आपतित किरण, अभिलंब परावर्तित किरण, परावर्तन के नियम और विभिन्न प्रकार की सतह जिसमें समतल सतह और गोलीय सतह, इस पर हमने पिछले वीडियो के अंदर बात किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसकी सहायता से उसे देख लें। अब हमें जो बात करना है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो इन दोनों दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी संरचना समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्राप्त होता है, अवतल दर्पण किस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके बाद में इसकी विभिन्न परिभाषाएं देखते हैं। तो जैसा कि आपको दो यहाँ पर सर्कल्स नजर आ रहे हैं, तो कल्पना कीजिएगा कि ये दो खोखले गोले हैं जो कि कांच के बने हुए हैं। तो ये भी एक कांच का खोखला गोला है, ये भी एक कांच का खोखला गोला है। यदि हम इस गोले में से कुछ पार्ट को काट के निकाल दें, जैसे इतने भाग को हमने इसमें से काट के निकाल लिया और बाकी वाला पार्ट जो है ये सब हम हटा देते हैं पीछे से, केवल इसके अस्तित्व को बताए रखने के लिए मैंने इसको यहाँ पर कट लगा दिए हैं। तो कल्पना कीजिए कि हमने इस सब को हटा के और अलग कर दिया है। अब हमारे पास में केवल ये वाला हिस्सा बचा जो कि एक प्लेट की तरह होगा। आपने देखा होगा इस प्रकार की प्लेट कांच की, तो उस तरह की एक आकृति बन जाएगी जो यहां से उभरा हुआ है और इधर से देखने पर अंदर की ओर दबा हुआ है। यदि इस कांच के हिस्से में, यानी कि इस गोले के हिस्से में अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाए, जब इस प्रकार की रेखाएं आपको नजर आए तो समझ जाइएगा कि ये पॉलिश की हुई है। तो अंदर की ओर जब पॉलिश कर दी जाएगी तो इसकी बाहरी सतह परावर्तन करने लगेगी। तो अंदर पॉलिश करने पर बाहर की सतह परावर्तक सतह बन जाएगी। तो इस प्रकार का जो दर्पण है यह कहलाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल, तल जिसका उठा हुआ हो वो उत्तल, कॉन्वेक्स। तो इसका तल चूंकि उठा हुआ है, परावर्तक सतह इस प्रकार की गोलीय सतह है, इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन होगा। इधर तो अंदर पॉलिश किया हुआ है, यह परावर्तक सतह नहीं है। तो इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। और यदि दूसरे में बात करें तो यदि हम इधर इसको काट के निकाल दें, ये वाला हिस्सा यदि काट के अलग कर दिया जाए तो हमारे पास में ये हिस्सा बच जाएगा। और इस हिस्से पर यदि बाहर की ओर पॉलिश कर दें, जैसा कि इधर कर रहे हैं, तो ये जो कर्व थोड़ी थोड़ी सी जो रेखाएं नजर आ रही हैं, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि हम बाहर की ओर पॉलिश कर दें तो अंदर वाली सतह परावर्तन करने लगेगी, और जब अंदर वाली सतह परावर्तन करने लगेगी तो ये अंदर की ओर दबा हुआ ऐसा हिस्सा परावर्तक सतह बनेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है वह एक खोखली गोली का भाग होता है। अवतल दर्पण भी एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हमने प्रारंभ में एक खोखला गोला ही लिया था और उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया, भाग निकाल लिया। उसके बाद में हमने उसके अंदर पॉलिश कर दी तो बाहर की सतह परावर्तक सतह हो गई, ये उत्तल दर्पण बन गया। और यदि बाहर पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाली सतह परावर्तन करने लगेगी। इस प्रकार से हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। इस शब्द को हम कई बार प्रयुक्त करेंगे। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो
तो दो प्रकार के दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। आइए अपन इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पर बात कर लेते हैं। तो पहली चीज तो यह कि ये जिस खोखले गोले का भाग है, इस बिंदु को हम हमेशा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सी है यह कहलाता है वक्रता केंद्र। सी को कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, क्योंकि देखिए दर्पण गोलीय दर्पण है तो इसमें वक्रता है, और वक्रता है तो इसका वक्रता का यह केंद्र हुआ, तो इसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। सामान्यतः सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दूसरी परिभाषा देते हैं, इस दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला बिंदु इधर आएगा, ये वाला बिंदु पी कहलाता है। तो इस पी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सी वक्रता केंद्र हो गया और पी दर्पण का ध्रुव हो गया। ध्रुव है वो उस दर्पण की सतह का मध्य बिंदु कहलाएगा, ये वाला बिंदु ध्रुव कहलाएगा दर्पण का। अब यदि इन दोनों को मिला दिया जाए P और C को, तो P और C को मिलाने पर हमें इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। और यहां पर भी यदि मिला दिया जाए तो ये रेखा प्राप्त हो गई। इस रेखा पर P और C दोनों स्थित हैं। इस रेखा को हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, जो PC से होकर गुजरती है। वैसे ये रेखा केवल PC नहीं है, इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर दें तो ये जो एक्स वाई रेखा है ये कहलाती है दर्पण की मुख्य अक्ष। और ये जो दर्पण की मुख्य अक्ष है इसकी विशेषता यह है कि यह P से भी होकर गुजरेगी और C से भी होकर गुजरेगी, अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर गुजरेंगी। तो ये दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, फिर बात आती है PC पर कि PC क्या कहलाता है। तो PC को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के लिए स्पेसिफिक नोटेशन होता है कैपिटल R, इसको कैपिटल R से प्रकट करते हैं। अर्थात ये जो दूरी हुई ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कैपिटल R से प्रकट करते हैं P से C तक की दूरी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ये वक्रता त्रिज्या हुई। तो ये कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। एक परिभाषा और होती है जिसको अपन यहाँ ए बी से प्रकट कर दें। यदि इस सिरे को और इस सिरे को वैसा ही यहाँ ए बी से प्रकट कर दें, और ए और बी को यदि मिला दिया जाए तो इस प्रकार से एक प्रकार की ये जो एक लेंथ आएगी, यहां पर भी ये जो लेंथ आएगी ये ए बी दर्पण का द्वारक कहलाता है। AB को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। इसमें एक परिभाषा और है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दर्पण की फोकस दूरी। इस परिभाषा पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि फोकस दूरी से तात्पर्य क्या है। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी वह दूरी है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु की दर्पण के ध्रुव से दूरी होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं।
तथा ध्रुव से उस बिंदु की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो यह फोकस तथा फोकस दूरी की परिभाषा हुई। अब आइए अपन इस चित्र के अंदर उस फोकस और फोकस दूरी को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हो गई आपतित किरण और ये बिंदु हो गया आपतन का बिंदु। अब इस बिंदु पर हम अभिलंब बनाएंगे, तो जब भी अभिलंब बनाया जाएगा दर्पण की सतह पर वो अनिवार्यतः वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। सतह के किसी भी बिंदु पर बनाया गया अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। अब यहां पर ये अभिलंब हो गया, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण आपतन का कोण हो गया और अब परावर्तित किरण इस दिशा में जाएगी। तब देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई। परावर्तन के नियम का पालन हो गया, तीनों एक ही तल में हैं और आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर है। तो इस प्रकार से ये परावर्तित किरण इस दिशा में चली गई। अब आप देखिए कि मुख्य अक्ष तो नीचे की ओर है और प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष की ओर नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो इस बिंदु से यह आती हुई प्रतीत होगी। ये प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से आ रही है। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, एफ, कैपिटल एफ से प्रकट करते हैं। यह कहलाता है फोकस बिंदु। ओके। अब यदि इस दर्पण की बात करें तो यहां क्या होगा, तो आइए थोड़ा सा इसको अपन चित्र को पुराने वाले को हटा लेते हैं ताकि अपनी नई बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा दर्पण था और दर्पण पर ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई और ये हो गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु और ये आपतन का कोण हो गया। तो ये परावर्तित किरण इस दिशा में ऐसे निकल जाएगी। अब आप देखिए कि ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तो मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला बिंदु हो गया फोकस बिंदु। तो जैसा कि परिभाषा में हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु की दर्पण के ध्रुव से दूरी फोकस दूरी कहलाती है, अर्थात पीएफ जो है ये फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण की फोकस दूरी है, इसे स्मॉल एफ से प्रकट किया जाता है। तो ये वाली दूरी स्मॉल एफ कहलाती है, ये दर्पण की फोकस दूरी हुई। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर हमने इस वीडियो में बात किया कि दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किस प्रकार से प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उनकी विभिन्न परिभाषाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं जिसमें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना तथा चिन्ह परिपाटी पर बात की जाएगी। धन्यवाद।